चुनाव है पिछली बार की तरह ही रहेगा, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। दरअसल महाकाल लोक जो है वो उज्जैन के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है और उसके कारण उज्जैन में पर्यटन की संभावनाएं बहुत बड़ी, श्रद्धालु आए, धार्मिक पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लाडली बहना होने की वजह से उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया। तो पहले तो मामा डगमगा रहे थे, पर जब ये लाडली बहना योजना उन्होंने स्टार्ट करी तो कुछ परसेंट जो लाडली बहना जो महिलाएं हैं उनके जो घर के लोग हैं, जब पैसा आने लग गया है खाते में तो एक मूवमेंट हुआ है। बीजेपी ने अपनी योजनाएं बताकर आगे आने की कोशिश करी। कांग्रेस तब तक, मतलब आज की तारीख तक भी कांग्रेस जगी नहीं है, उसको लग रहा है कि हमको मिल जाएगी, उसकी कोई प्रबंधन नहीं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन एमपी तक पहुंच गया है और यहाँ से आपको हम चुनावी क्या हाल है, क्या मौसम है वो दिखा रहे हैं। और अब बाबा महाकाल की नगरी में मौजूद पत्रकारों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि चुनावी मौसम कैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि बात करें अगर मौसम की तो उज्जैन में मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर अप है और चुनावी टेम्परेचर भी जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही दिख रहा है। सर, क्या लग रहा है इस बार उज्जैन की जनता क्या सोचकर वोट देने जाएगी और किस ओर जनता जाती दिखाई दे रही है? जी, निश्चित तौर पर जैसे हम पहले के परिणाम की बात करें तो यहाँ पर उज्जैन जिले की बात करें तो 7 विधानसभा है जिसमें 4 और 3 का रेसो है। 3 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, 4 पर कांग्रेस है। अब इस विधानसभा चुनाव में भी लगभग इसी प्रकार का सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पर फिर से कांग्रेस 4 पर जा सकती है या फिर थोड़ा सा बदलाव होगा तो भाजपा 4 पर आ जाएगी और कांग्रेस 3 पर आ जाएगी। और अब हम प्रचार प्रसार की बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे अब बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अमित शाह की यहाँ पर रैली थी। इसके बाद अब एक दिन पहले ही रतलाम में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और कहीं ना कहीं इन सब रैलियों से जो भाजपा है वो इस चुनाव को लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देख रही है और यहाँ के स्थानीय मुद्दे या फिर प्रदेश के मुद्दों की बजाय राम मंदिर पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और सनातन और धर्म पर फोकस किया जा रहा है। और कुछ कांग्रेस की जो कमियां, जिस प्रकार की एक मंच पर कपड़े फाड़ एक बात हुई थी, उसी को लेकर प्रधानमंत्री अमित शाह भी टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर परिवारवाद को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उज्जैन के परिप्रेक्ष्य में भी हम बताएं तो जैसा कि खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो विपक्ष के 2 नेता हैं बड़े, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, वे अपने पुत्रों को ओबलाइज करने के लिए कांग्रेस को हाशिए पर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है पिछली बार की तरह ही रहेगा, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पीएम मोदी आए, अमित शाह आ रहे हैं, बड़े नेता तमाम बीजेपी के सर आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो बीजेपी का कैंपेन है उसमें लोकल जो मुद्दे, विधानसभा के मुद्दे हैं, क्या वो गायब दिख रहे हैं? कांग्रेस इस पूरे मामले में कहाँ खड़ी नजर आती है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो लोकल मुद्दे हैं वो गायब नज़र आ रहा है। जैसा कि अभी प्रेम जी ने बताया कि जो भाजपा है वो राम मंदिर, सनातन धर्म इस पे कर रही है, वहीं कांग्रेस के पास ऐसा कोई बड़ा मुद्दा दिखता नहीं है और ना कांग्रेस कोई उठा पा रही है। शायद यही वजह है कि जो सिनेरियो पहले था 3 और 4 का, वो उलट सकता है। मुश्किल सर आपको किसकी दिख रही है इस बार? कांग्रेस जो है बढ़त में थी उज्जैन में, 7 विधानसभा सीटों में 4 पर कांग्रेस है। इस बार की मुश्किल क्या है? और अगर हम उज्जैन दक्षिण की बात करें जहां से शिक्षा मंत्री हैं वर्सेस चेतन यादव जो नया चेहरा है कांग्रेस का, वहां पर फाइट कैसे दिख रही है? जिले में तो लगभग परिणाम जैसे हैं वैसे ही आने वाला है। मुश्किल से 5 या 10% का सिनेरियो बदलेगा। और जो आपने मुझसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछा उज्जैन दक्षिण विधानसभा का, तो ये चुनाव मूलतः व्यक्तित्व पर लड़ा जा रहा है, जहाँ तक मेरा ऐसा सोच है। शिवराज सिंह जी तो पूरे परिदृश्य से गायब हैं चुनाव में। शिवराज सिंह जी की जगह मोदी जी आ गए हैं फ्रंट में। परंतु ये जो दक्षिण और उत्तर विधानसभा के चुनाव है पूरी तरह प्रत्याशी के व्यक्तित्व पर निर्भर कर रहा है। हर आदमी दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के व्यक्तित्व को लेकर, उनकी गतिविधियों को लेकर, उनके क्रियाकलापों को लेकर उनका तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है और उस आधार पर वो मतदान के दिन अपना मत डालेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। सर ने एक बात कही, शिवराज सिंह चौहान गायब हैं, प्रधानमंत्री मोदी आए, कल उन्होंने लाडली बहना योजना का जिक्र करा। उससे पहले की जितनी भी सभाएं थी उसमें लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं किया, जबकि वो काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। सीएम के चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। कई बड़े कद्दावर नेता जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। इन सब से आपको क्या लग रहा है, कैसा असर जनता पर पड़ेगा? जहाँ तक मध्य प्रदेश का पूरा इलेक्शन और इसके आप इश्यूज़ की बात कर रही हैं, तो मुझे यहाँ उज्जैन में रहकर ऐसा लग रहा है कि इस बार वातावरण भाजपा के पक्ष में नहीं है। उसके कई सारे कारण हैं जिनको आपने हाईलाइट किया है
और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत अलग अलग पॉकेट्स में अपने अपने नेताओं को भेजा है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्राइबल सीट पर और एससी सीट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी वो खासतौर पे एससी और एसटी की सीटों पर बढ़त बनाई थी। और जो जिसके आप शिवराज जी की आप बात कर रहे हैं, शिवराज जी जो हैं उनको एक स्टार कैंपेनर के रूप में ही बीजेपी देख रही है। वो एज अ सीएम फेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो इस क्षेत्र में आ रहे हैं। एक दो उनकी सभाएं हुई हैं और अब वो लगातार आएंगे। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका जो फोकस है शिवराज जी का, वो अर्बन सीट्स पर है। और बाकी जो उनके लीडर्स हैं, चाहे आदित्यनाथ जी हों या अन्य जो नेता हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फोकस जो है वो अलग अलग नेताओं को बांट दिया गया है। बागियों को बहुत देखा इस बार हमने, बीजेपी कांग्रेस दोनों में। उज्जैन की बात करें तो 2 सीटों पर, एक सीट पे कांग्रेस के बागी हैं, एक सीट पर बीजेपी के बागी हैं। उज्जैन में जो बागी हैं वो कितना नुकसान पहुंचा देंगे? उज्जैन में जो भी बागी हैं 1 या 2% से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा नहीं सकते हैं। और अधिकांश लोग ये देखते हैं कि पार्टी को ही वोट करते हैं, तो उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ना है कि वोट बीजेपी वालों को ही देंगे, कांग्रेस वालों को ही देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि फेरबदल ज़रूर होना है इस बार। जनता बिल्कुल फेरबदल के मूड में है। फेरबदल के मूड में है। सर, इस बार सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि दूसरी पार्टियां भी भर भर के अपने उम्मीदवार उतार रही है। हम चाहे बात करें समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, आज़ाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी की है वो भी इस चुनावी मैदान में है। क्या आपको लग रहा है कि वो कुछ इम्पैक्ट उज्जैन में रखती है, उज्जैन की विधानसभा सीटों पर रखती है? और अगर रखती है तो नुकसान किसका हो सकता है? देखिए, क्या है कि उज्जैन की खास बात यह है कि यहाँ पर अगर अन्य पार्टी है तो अन्य पार्टी का कोई बाहुल्य नहीं है। यहाँ पर 2 ही है, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस है। और रही सवाल आप या अन्य, मतलब अन्य जो है, तो इनको 1-2% का अंतर हो सकता है, लेकिन ये 2 ही में से नाराज़गी तो है, क्योंकि 15 साल हो गया। 15 साल में कोई भी चीज़ें, मतलब उसमें बदलाव नहीं आई है, न विकास कार्य हुआ है। ठीक है, ऐसा आम पब्लिक का कहना है। तो आम पब्लिक भी बदलाव चाहती है। और बाकी जो कांग्रेस की बात है, चूँकि नया चेहरा है, दोनों उत्तर दक्षिण का नया चेहरा है, तो हो सकता है कि जनता जो है इनको अवसर दे। मुद्दों की बात करें तो उज्जैन में खासतौर पे एक मुद्दा जो कांग्रेस सबसे ज़्यादा सामने लेकर आई वो था महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का मुद्दा। जिस तरीके से महाकाल लोक में मूर्तियां खंडित हुई, उस मुद्दे को काफ़ी कांग्रेस ने जो है वो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर लेकर आई। क्या आपको लग रहा है कि महाकाल लोक का जो पूरा मुद्दा है उसको कांग्रेस भुना पाई और उज्जैन की जनता को कितना उससे फ़र्क पड़ा है? दरअसल महाकाल लोक जो है वो उज्जैन के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। और उसके कारण उज्जैन में पर्यटन की संभावनाएं बहुत बड़ी, श्रद्धालु आए, धार्मिक पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है कि उसके निर्माण में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको लेके आम जन के मन में कोई बहुत ज़्यादा भावना नहीं है, क्योंकि वो एक उज्जैन के लिए बहुत बड़े लाभ का, फायदे का काम हुआ है। उज्जैन के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उसमें लोगों को बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसलिए वो सीधा मुद्दा, लोगों के पिन पॉइंटेड मुद्दा नहीं बन पाया है कि उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है। अब दोनों में क्रेडिट लेने की लड़ाई भी हमने देखी। बीजेपी अपना क्रेडिट ले रही थी कि हमने बनवाया, कांग्रेस भी कहते कि 15 महीने की सरकार में सैंक्शन हुआ। वहां पर जनता क्या सोच रही है? दरअसल क्या, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये कोई एक दिन में तैयार नहीं होते हैं और इसमें काफ़ी समय लगता है। और उस समय में टेन्योर में नगर पालिका में भी कोई दूसरा दल हो सकता है, सरकार में भी कोई दूसरा दल हो सकता है। इसलिए ये खास तौर से 2010 के बाद इस तरह के प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं, जब केंद्र में जवाहरलाल नेहरू अर्बन शहरी योजना लागू की थी, उसी के तहत ये प्रोजेक्ट आया था, महाकाल वन प्रोजेक्ट। और बाद में उसी का विस्तार होते होते ये महाकाल लोक के रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए इसमें किसी की भी सरकार रही हो, हर सरकार ने इसमें काम किया है। बिल्कुल, हर सरकार ने काम किया है और क्रेडिट सभी लोग लेते हैं। सर, ओपिनियन पोल्स मध्य प्रदेश को लेकर काफ़ी आने लगे हैं और तमाम ओपिनियन पोल्स में कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है बढ़त मिलती दिख रही है। हाल ही में एबीपी का भी एक ओपिनियन पोल आया, उसमें भी कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, लेकिन बढ़त थोड़ी मामूली दिख रही है। नेक टू नेक फाइट जो है वो नज़र आ रही है। ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं उन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं? विभिन्न चैनल ने अपने अपने ओपिनियन पर जाहिर किए हैं। सभी में कांग्रेस को आगे बताया है,
पिछले चुनाव में भी जहां बीजेपी को 41% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को लगभग 43% वोट मिले हैं। इसी मान से संख्या में भी जहां कांग्रेस को 114 विधायक चुने गए थे, वहीं बीजेपी के 105 विधायक आए थे। यानी वोट के प्रतिशत में थोड़ा सा अंतर था, इसलिए सीट में थोड़ा सा अंतर आया है। यही स्थिति इस बार भी रहना है। दोनों चूँकि मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी है, और दोनों में ही टक्कर बराबरी की है। अन्य किसी पार्टी में थोड़े बहुत वोट मिल सकते हैं, लेकिन कोई मुकाबले में कोई नहीं है। मुकाबले में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी है। इसलिए परिस्थिति ये कि अभी स्थिति बराबर की है, कांटे का मुकाबला है। और किसी को अभी श्योर नहीं कह सकता, जब तक कोई आसमानी सुल्तानी नहीं हो, कोई किसी पार्टी की तरफ से कोई विशेष अभियान न चले, या जो बड़े नेता आ रहे हैं वे बड़ी सभाएं जब तक अपना असर नहीं डाले, तब तक तो स्थिति बराबर की है और कांटे का जोर संघर्ष है। कांटे का मुकाबला है। 2018 के रिजल्ट के बाद हम सीधे 2023 की बात नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में 2020 का प्रकरण है, जिसमें सिंधिया कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे, वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी का बड़ा चेहरा है ग्वालियर चंबल में। जो 2020 में पूरा प्रकरण हुआ, पार्टी छोड़ने का, दूसरी पार्टी में जाने का, उपचुनाव होने का, उसका कितना असर आप उज्जैन में देखते हैं? बिल्कुल इसका असर उज्जैन में देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन महाकौशल में, ग्वालियर में, भिंड मुरैना में जरूर देखने को मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो था कि सिंधिया गुट पूरा का पूरा छोड़कर वहाँ बीजेपी में शामिल हुआ, तो बीजेपी के जो शुरू से जो कट्टर बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, वो जो झंडा उठा के चलते हैं, वो पूरा खामा जो है वो पूरा बीजेपी से नाराज लग रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ भिंड मुरैना ग्वालियर बेल्ट में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान झेलना पड़े। उसके कारण जो कट्टर बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हैं, उनका यही सोचना, अगर भारी व्यक्ति अगर बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाता है तो बीजेपी का जो छोटे से लेकर बड़े तक कार्यकर्ता हुआ करता है, वो कहीं ना कहीं पूरा खेमा का खेमा पूरा नारा लगा हुआ। जैसे अभी हमने यहाँ पर भी देखा कि सिंधिया के कुछ समर्थक बीजेपी में शामिल हुए, उनका आज न तो कांग्रेस में तवज्जो है न बीजेपी में है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी के कार्यकर्ता, कट्टर कार्यकर्ता हैं, क्या वो सिर्फ झंडा उठा के चलेंगे? इसी से बीजेपी आगे नहीं बढ़ेगी। इसका भी एक कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखने को असर मिलेगा। और बात करें उज्जैन की, उज्जैन में जिस प्रकार स्थानीय परिणाम आना चाहिए, स्थानीय लेवल पे बीजेपी का ये ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को ज़्यादा है कि हम 45,000 वोट से हरा देंगे, 50,000 वोट से हरा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार जो दोनों ही चेहरे नए हैं, कांग्रेस ने इस बार दोनों नए चेहरों पर दाव दिया, तो हो सकता है बीजेपी को इसके लिए मुश्किलें सामना करना पड़े। मिला के थोड़ी मुश्किल जो है बीजेपी के लिए। लाडली बहना योजना का जिक्र काफ़ी ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, महिलाओं को काफ़ी साधा जा रहा है। कांग्रेस भी साध रही है, नारी सम्मान योजना। प्रियंका गांधी जो है वो रैलियां कर रही है, गैस सिलेंडर और तमाम चीज़ों को जो है इंट्रोड्यूस कर रही है लोगों के बीच में। दोनों के वादों की अगर हम बात करें तो जनता के बीच में किस तरीके का आपको रिएक्शन, दोनों और रिस्पॉन्स जो है दोनों पार्टीज और उनके वादों को लेकर दिख रहा है? देखिए, ये क्या है, स्वाभाविक सी बात है। जो सत्ता में बैठा है और लाडली बहना उन्होंने स्टार्ट कर दी, लाडली बहना होने की वजह से उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया। तो पहले तो मामा डगमगा रहे थे, पर जब ये लाडली बहना योजना उन्होंने स्टार्ट करी तो कुछ परसेंट जो लाडली बहना जो महिलाएं हैं, उनके जो घर के लोग हैं, जब पैसा आने लग गया खाते में, तो एक मूवमेंट हुआ है, वह मतदाता का मूवमेंट हुआ है। कांग्रेस से जो झुकाव था उसमें बीजेपी की तरफ गया, और ये स्वाभाविक है। मतदाताओं को दोनों दल लुभा रहे हैं, वो केवल बातों से कह रहे हैं। मामा जी ने क्या करा, उन्होंने देना शुरू कर दिया। जब देना शुरू कर दिया, जो चीज़ जेब में आ रही है उस पर भरोसा ज़्यादा होता है। जो एक आदमी कह रहा है कि मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं ऐसा कर दूँगा, तो वो तो भविष्य की बात हो गई, वो भविष्य के गर्त में। पर ये जो लाडली बहना है लाए है, इससे फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि अब 1,000 रुपए से शुरू हुई थी, 1250 अभी मिल रहे हैं। कल इंदौर में जब उन्होंने सभा की तब कहा कि हर 4 महीने में 250 रुपए करके बढ़ाऊंगा और 3,000 तक लेके जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है कांग्रेस को। स्वाभाविक सी बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो खजाने पे बैठे हैं, आप सत्ता में बैठे हैं। आप कभी आप 1,000 रुपये दे रहे हैं, कभी आप 200 रुपये छाते के दे देते हैं, कभी उन 200 रुपये और बढ़ा के दे देते हैं। ये जनता की गाढ़ी कमाई, मतदाता सब समझ रहा है कि हमारी कमाई आप फोकट में लुटा रहे हैं, खाली इसलिए कि हम सत्ता में आ जाए इन के इन प्रकार। और इस बार क्या है कि ये लोग परेशान क्यों हैं, क्योंकि मतदाता मौन है। मतदाता और कार्यकर्ता की बात करें तो कार्यकर्ता को तो इन्होंने 3.5 साल बीजेपी के लोग अपने पास तक आने नहीं दिया। वो जैसे ऐसे दूर कर रहे थे जैसे उसको कोरोना हो गया, अपने पास नहीं आने दिया। इस कारण से बहुत उज्जैन जिले की अगर बात करें तो यहाँ परिवर्तन 110% होना है।
बिल्कुल परिवर्तन होगा ये कह रहे हैं। अब सिंधिया वाला प्रकरण और जिस तरीके से नाराजगी जो है वो बीजेपी में देखने को मिली, अब ग्वालियर चंबल अंचल में तो कई सारे नेता बीजेपी छोड़कर जो है कांग्रेस में आ गए। उज्जैन में जिस तरीके से मैंने सभी से बात की, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता भी नाराज है लेकिन नाराजगी ऊपर आ नहीं रही है। भारी पड़ेगी चुनाव में नाराजगी? सबसे पहले तो मैडम मैं आपको ये बता दूं कि उज्जैन जिले में जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो सबसे ज़्यादा महंगाई से परेशान है, और महंगाई से जो लोग परेशान रहेंगे वो हमेशा सत्ता के विपरीत ही अपना मत डालेंगे, मेरा मानना ये है। और आने वाले समय में ये जब भी इन्होंने जो योजनाएं चालू की है वो सब योजनाएं सिर्फ कागज़ पे लाए हैं 3 महीने से, इसके बाद इसको अमल होगी कि नहीं होगी, इसमें क्या त्रुटियां हैं, कितनी महिलाओं को पैसा मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा है, ये तो मध्यम वर्गीय परिवार की बहुत सारी महिलाएं जो वंचित हैं जो लाडली बहना योजना से, अब आने वाले समय में मतदाता इनको जवाब देंगे और परिवर्तन निश्चित है। तो परिवर्तन की बात यहाँ पे सभी लोग जो है वो कर रहे हैं। तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार है वो जुड़े हैं, संदीप जी से जानेंगे। संदीप जी उज्जैन से तमाम खबरें जो हैं वो एमपी तक पहुँचाते हैं, जो खबरें उज्जैन की आप देखते हैं वो संदीप जी के थ्रू ही हम आप तक लेकर आते हैं। संदीप जी, आपको क्या लग रहा है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एमपी तक से जुड़े हुए हैं और खबरें भी पहुंचा रहे होते हैं, चौपाले भी कर रहे होते हैं, अब तक जो भी कुछ आपने कवर किया है या जितना भी आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस है उसमें आपको इस बार 2023 के चुनाव कैसे दिख रहे हैं? देखिए, शुरू से अगर अभी तक देखा जाए तो बहुत साफ दिखा था कि शुरू में सारा झुकाव ऐसा लग रहा था कांग्रेस को कि ये हमारी अब तो हमको सत्ता मिल गई। जब शुरुआत चुनाव की बात शुरू हुई थी तब उनको लग रहा था सत्ता मिल गई, पर काफ़ी कुछ बीजेपी ने अपनी योजनाएं बताकर आगे आने की कोशिश करी। कांग्रेस तब तक, मतलब आज की तारीख तक भी कांग्रेस जगी नहीं है, उसको लग रहा है कि हमको मिल जाएगी, उसकी कोई प्रबंधन नहीं। जो जितना अच्छा प्रबंधन बीजेपी का है, जितनी व्यवस्थाएं अच्छी बीजेपी की है, या जितने अच्छे से वो आम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रही है, कांग्रेस पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। आज भी उसके प्रबंधन में कमी है, आज भी वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। लाख आम मतदाता नाराज है बीजेपी से, पर वो जिसके प्रति अपेक्षा रख रहा है, जिनसे वो चाहता है कि लोग उसकी समस्या का समाधान करें, वो तो पहुँचे, वो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा, सारा का सारा अगर उज्जैन को लेकर अगर अपन बात करें तो पहले 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, 3 सीटें बीजेपी के पास थी। वर्तमान में कांग्रेस ने ज़्यादातर नए चेहरे दिए जिसका उसको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। बीजेपी ने रिपीट करे हैं। तो जैसा कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथी अर्जुन जी ने कहा कि इस बार चेहरे जरूर देखे जाएंगे, चेहरे को देख के वोटिंग होगा, तो वो नाराजगी चेहरे को देख के हो सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं 17 तक हमें देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की जो रणनीति है उस रणनीति पे 1-2 सीटों का निश्चित तौर पर अंतर पड़ेगा। बाकी निश्चित तौर पर मतदाता मौन है, वो चुपचाप है और वो अपना परिणाम मतदाता मत पेटी में ही देगा। परिणाम है वो 3 तारीख को दिखेगा। क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस जो है वो तो ओवर कॉन्फिडेंस में है और कांग्रेस ने लोगों पर छोड़ दिया है कि लोग नाराज हैं और लोग ही अब फैसला करेंगे? देखिए, आप कांग्रेस का इतिहास अगर देखेंगे चुनावी, तो कांग्रेस हमेशा इसी तरह से चुनाव लड़ती रही है। या तो उसने सत्ता हमेशा लहर पे हासिल की है, किसी बड़े नेता की शहादत के साथ वो सत्ता में आई है, या वो भारतीय जनता पार्टी या जो भी उसके विपक्ष में दल रहा हो उसकी नाराज़गी के कारण सत्ता में आई हो। क्योंकि उनके पास कोई एक मैनेजमेंट जो चुनाव का होता है या जो मैकेनिज्म चुनाव का होता है वो कभी नहीं रहा है, और इसीलिए उसको अम्ब्रेला पार्टी कहा जाता है कि वो अपनी छतरी खोल के खड़े हो जाते हैं जिसको आना हुआ है। तो वो अभी भी उसी मूड में है, छतरी खोल के वो खड़े हैं और उनको लग रहा है कि लोग उनके साथ आएंगे। सीएम फेस का ऐलान ना करना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये क्योंकि अगर हम ओपिनियन पोल की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो पॉपुलर सीएम के रूप में देखे जाते हैं। तमाम ओपिनियन पोल्स में कमलनाथ वर्सेस शिवराज में शिवराज आगे चलते हुए दिखे हैं, लेकिन बीजेपी ने सीएम फेस को लेके पत्ते नहीं खोले हैं। ये क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है? उज्जैन कैसे इसको देखता है? जी हाँ, निश्चित तौर पर चूंकि अब उज्जैन के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो धर्मनगरी है, महाकाल लोक जैसे ही बना है तो यह पूरी तरह शिवमय हो चुकी है। यहाँ पर तमाम सारे वो रिकॉर्ड
टूट चुके हैं जो राष्ट्रीय स्तर के थे। यदि हम बात करें कि देश का सबसे अधिक श्रद्धालु वाला मंदिर महाकाल हो चुका है, देश का सबसे अधिक दान आने वाला मंदिर महाकाल हो चुका है। महाकाल लोक की वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा व्यापार व्यवसाय बन चुका है कि उज्जैन जिला ही नहीं, जब कोई यहाँ श्रद्धालु आता है तो उसे इंदौर या देवास में होटलों में ठहरना पड़ता है। यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों के ज़्यादातर घर होटलों में तब्दील हो चुके हैं। तो अब हम सीएम फेस की जो आपने सवाल किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सनातन की बात की जा रही है उज्जैन जिले को लेकर, तो ये जो पूरा जो वोट का खेल है ये पूरा धर्म पर केंद्रित होगा। इसका प्रमुख उदाहरण यह भी है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ने एक ब्राह्मण महिला को उज्जैन उत्तर से मैदान में खड़ा करा है। चूँकि ब्राह्मण है, हिंदुत्व का उन्हें कार्ड खेलना है, उन्हें भी बीजेपी का तोड़ लाना है, तो कहीं ना कहीं यह सीएम की बजाय अब उज्जैन में तो धर्म को लेकर चुनाव होता दिखाई दे रहा है। सर, धर्म नगरी है और हिंदुत्व की भी बात हुई, और जब आप सबसे मैं बात कर रही थी तब ये भी कहा गया कि जब पीएम मोदी आ रहे हैं तब वो राम मंदिर का भी जिक्र कर रहे हैं, इन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। कमलनाथ लगातार जो है अपने आप को एक बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी कथा भी करवा रहे हैं, दूसरे नेता भी करवा रहे हैं। उसका कुछ फ़ायदा आपको लग रहा है कि कांग्रेस को इलेक्शंस में मिलेगा? आप यदि उज्जैन दक्षिण और उत्तर के परिप्रेक्ष्य में मुझसे बात करें तो ये शहर का इतिहास रहा है, यहाँ के चुनाव का इतिहास रहा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सत्यनारायण जेटिया जी यहाँ सांसद हुआ करते थे किसी टाइम में, 6 बार के सांसद मिनिस्टर। तो लोगों की उनसे नाराज़गी हुई तो लोग यहाँ के मतदाताओं ने विकल्प नहीं देखा कि हम विकल्प किसको चुन रहे हैं। जो विकल्प उनके सामने खड़ा हुआ था, कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत ही निहायत कमज़ोर था जेटिया जी के सामने, तब मतदाताओं ने विकल्प की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उनका एक उद्देश्य था मतदाताओं का कि सत्यनारायण जेटिया नहीं होना चाहिए सांसद की सीट। शायद मुझे लग रहा है कि वो लहर उज्जैन दक्षिण में फिर से काम कर रही है कि विकल्प नहीं देखना, उनका जो प्रत्याशी भाजपा का वो नहीं होना व्यक्तिगत कारणों से। उसके कारण परिणाम इस दृष्टिकोण से और इस परिप्रेक्ष्य में आना लगभग तय माना जाए। तो देखिए, कुल मिला के बदलाव की बात है। और एक और बात जो कही गई वो ये कि वोटर साइलेंट है उज्जैन का खास तौर पे। तो वोटर के साइलेंट हो जाने की वजह क्या है? खुलकर नहीं बोलना, या फिर लास्ट मोमेंट पे वोटर डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है, या फिर तय करके बैठ गया लेकिन बता नहीं रहा है? नहीं, वोटर साइलेंट नहीं है, वोटर वोकल है। आप कहीं भी जाइए, क्रॉस सेक्शन में जाइए, आप किसान से मिलिए, देहात जाइए, मजदूरों से मिलिए, युवाओं से मिलिए, युवतियों से मिलिए, आप जो है पेंशनर से मिलिए, आप किसी भी सरकारी मुलाजिम तो हालांकि नहीं बोलेंगे, आपको ऑफ द रिकॉर्ड बोलेंगे। जनता मुखर है, लेकिन जनता जो है आपको अपने को सामने नहीं दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये अंडर करंट है, ये जो है ये चुनाव अंडर करंट का चुनाव है। जनता अपना मन पूर्व में ही बना चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा कोई अब डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स दिए गए हैं वो लगभग बीजेपी ने तो एडॉकिज्म लिया है। बीजेपी ने सब कैंडिडेट्स रिपीट किए हैं और बड़े बेदम से टिकट दिए हैं उन्होंने। उनको क्राइटेरिया समझ में नहीं आया, बड़ा कंफ्यूज दिखती है बीजेपी। 200 सीट में जो उन्होंने 15 अगस्त से सिलसिला शुरू किया था और 230 तक आते आते उन्होंने लगभग 2-2.5 महीने का सफ़र तय किया। उसके बाद ये समझ में ही नहीं आया कि उनका क्राइटेरिया क्या है। विनिंग फैक्टर देख रहे हैं, एज फैक्टर देख रहे हैं, कास्ट फैक्टर देख रहे हैं, क्या चीज़ समीकरण देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं। बीजेपी बड़ी कन्फ्यूज दिखाई दी। जनता कन्फ्यूज नहीं है, जनता ने जो है पूरा अपना मन बना रखा है कि उसको इस बार किस तरफ जाना है। जनता का मन पहले से बना हुआ है। लेकिन ये जो तमाम योजनाएं अगर हम बात करें, फ्री की रेवड़ियां भी बोला गया, उसको फ्रीबीज भी कहा जाता है। बीजेपी जो है वो ये भी कहती है कि जनता की मदद कर रहे हैं। क्या उससे लग रहा है कि वो जो अंडर करंट है उसमें कुछ बदलाव आया है? कांग्रेस के लिए थोड़ा सा जो है स्लाइड यहाँ पर हो सकता है इन तमाम योजनाओं के चलते? जी, लाडली बहना योजना से असर जरूर पड़ सकता है, पर जैसा कि असर की बात है तो कांग्रेस ने भी कई घोषणाएं कर रखी है और लोगों को अब कांग्रेस से भी उम्मीद है। दूसरी बात, परिवर्तन तो काफ़ी देखने की संभावना है इस बार कि परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जो चेहरे रिपीट करे हैं उनमें से कईयों के प्रति काफ़ी नाराजगी है। वहीं कांग्रेस ने नए चेहरों पर दाव खेला है, इसलिए काफ़ी कुछ उलटफेर हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए, नए चेहरे की वजह से उलटफेर हो सकता है। और ये भी बात कि अंडर करंट है, जनता डिसाइड कर चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि उज्जैन में 7 सीटों पर फाइट जो है वो नेक टू नेक चल रही है। अंडर करंट की बात की जा रही है, बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल उज्जैन की 7 सीटों पर फिलहाल दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ उज्जैन से MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।